पकड़ की गाड़ी शायद न्यूमेरिकल दिया था कल, मैं पूरा न्यूमेरिकल बोल के बता रहा हूँ क्या न्यूमेरिकल था, दोबारा समझ लो अच्छी तरह। ठीक है, मैं उसके बाद वर्क चेक करूंगा। केमिस्ट्री क्लास विलियन की क्लास नंबर 11 हमारी है। कौन सी क्लास नंबर 11? तो आओ हम इसे देखते हैं क्या भला है। इसे कल न्यूमेरिकल दिया था, मैं न्यूमेरिकल पढ़कर सुनाता हूँ क्या न्यूमेरिकल था। पहला न्यूमेरिकल दिया था कि भैया किसी विलायक के 100 ग्राम में, ये तो कि विलायक के 100 ग्राम में अच्छा NaCl के 1/10 मोल उपस्थित है। कोई विलायक हमारे पास, ये विलायक, इस विलायक का भार दे रखा, पता कितना दे रखा इसका भार, कितना दे रखा 100 ग्राम। कितने ग्राम 100 ग्राम। 100 ग्राम जलेबी नहीं है, 100 ग्राम, 100 ग्राम जलेबी कितने की पता, 100 ग्राम। इसके अंदर जो NaCl की मात्रा ना, NaCl के मूलों की संख्या दे रखी है, और मूलों की संख्या को तो हम n तक प्रदर्शित कर, उसका मान दे रखा है 1/10। ये मूल ही तो ये पहचानना तुम, इसकी मूलों की संख्या दे रखी है, NaCl के मूलों की संख्या दे रखी, NaCl की मूलों की संख्या 1/10। चलो विलन की मोलरता निकालनी, फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है, मोलरता निकालनी, मोलरता निकालनी, मोलरता निकालनी, अच्छा मोलरता निकालनी, मोलरता। तो मोलरता को हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल m से। m का मान निकालना, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, आराम से तो प्यार के साथ लिख लेंगे दिया है, लिख देंगे दिया है। उसके बाद ये बताओ ये कैपिटल W का मान नहीं है, ये कैपिटल W का नु बताओ मान कितना दे रखा है 100 ग्राम। चलो कैपिटल W का मान 100 ग्राम दे दिया। स्मॉल n का मान बताओ कितना दे रखा है 1/10, ये मोल n का मान दे रखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सवाल में करना क्या है, किसका मान निकालना, स्मॉल m का। व्हाट इज स्मॉल m, स्मॉल m का मतलब मोललता। अच्छा सूत्र देखो मोललता का सूत्र क्या हो, अब सवाल है सूत्र क्या हो मोललता का। स्मॉल m बराबर सूत्र हो हमारा W/m' गुणा में कैपिटल W गुणा में 1000। जरा एक बात सोचो, जब इस सूत्र को बना रहे थे हम, तो बनाने से पहले इतनी चीज को हम n नहीं लिख सकते, n क्योंकि n का मान रखें W/m आ जाएगा। नीचे क्या कैपिटल W इंटू में कितना 1000, यही तो सूत्र। n का मान रखेंगे W/m, n का सूत्र क्या हो W/m, ये तो भार बटे अनुभार, तो इसकी जगह में तो लिख सको, क्यों, क्योंकि n का सूत्र हो W/m, m डैश बैठेगा तो इतनी चीज की जगह हम n लिख सको। तो वही तो करा मैंने, और करा क्या, इसे इतनी चीज को गायब कर दिया, इसे क्या लिख दिया n लिख दिया। स्मॉल m बराबर में n का मान कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 1/10, पूरे के बट्टे में W का मान कितना दे रखा है 10 गुणा में 1000, धड़क 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 धड़क। चलो क्या दिक्कत होगी, 10 दूसरा 100, नहीं 10 नीचे जाएगा, वो 10 गुना में ही रहेगा, ये 10 नीचे जाएगा बैठेगा। स्मॉल m बराबर में 1/10 और गुणा में 10, 10 तो क्या घट जाएगा 10, m बराबर आ जाएगा 1 मोल प्रति किलोग्राम। और इसका मात्रक बताया था, इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम है क्या, मोललता किसकी, विलेन की, इतनी आई 1 मोल प्रति किलोग्राम। ये सवाल था। अगला सवाल बताओ क्या था, अगला सवाल, अगला सवाल बताओ क्या था। अगला सवाल था यदि किसी झील के जल का घनत्व 1.25 ग्राम है। अच्छा झील का घनत्व इतना, चलो सही है, झील का घनत्व दे दिया। चलो 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 चलो, उसके बाद पढ़ो, उसके बाद क्या दिया सवाल में, यू क्या रखा है 92 ग्राम Na प्लस आयन, 92 ग्राम Na प्लस आयन जल में उपस्थित है, Na प्लस आयन की मोललता ज्ञात करो। अच्छा ये था सवाल, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 2, जो कल दिए थे, कल वाले सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सवालों में पढ़ो, तुम इसे पढ़ो क्या क्या रखा है। ये बता दो Na प्लस का भार कितना दे रखा है, Na जो आयन है सोडियम आयन का भार कितना दे रखा है, सोडियम आयन का भार, भार को लिखते हैं W से, कितना दे रखा है 92 ग्राम। ये सही है क्या तक। अब मुझे बता दो सोडियम, जो सोडियम है इसका अणुभार कितना हो, और जो अणुभार हो उसका, अणुभार कितना हो उसका, m डैश कह दो 23। ये तुम जानते हो सोडियम का 23, मैंने पहले भी लिखा रखा है। और आगे पढ़ो, आगे सवाल में क्या रखा है, अच्छा प्रति किलोग्राम की बात कर रखी है। हाँ कह रहा है जो जल है ना उसका मान प्रति किलोग्राम है, यानी जो जल का भार प्रति किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम। जल का जो भार दे रखा है, जल जल की बात कर रखी है, इसमें क्या रखा है जल प्रति किलोग्राम, तो जल का भार दे रखा है, जल का सूत्र H2, इसका भार दे रखा है।
कैपिटल डब्ल्यू क्या है सर? कितना? 1000। क्या बोल रहे हैं मेंढक? मेंढक मेंढक हो और तो क्या हो? 1 किलोग्राम की बात कर रहा था। 1 किलोग्राम हो 1000 ग्राम हो, चलो यहाँ तक भी सही है। बात समझ में आई है? चलो हमें सब चीज़ पता लगती है। तो जल तो उसके अंदर विलायक होगा, जो सोडियम आयन है उसके अंदर विलय होगा। दोनों का भार पता लग गया, उसका अनुभार पता लग गया। मोललता निकालनी। अब मोललता निकालने के लिए तो मोललता बराबर सूत्र हो m बराबर स्मॉल w अपॉन m डैश गुणा में कैपिटल W और गुणा में 1000। स्मॉल m बराबर में w, छोटा वाला w का मान कितना? 92 m डैश का मान कितना? 23, कैपिटल W का मान कितना? 1000। इस तो कट जाएगा 23 गुम 23, 23 दूनी 92, 23 के पाड़े, 23 चौका में 23 के पाड़े में आओ ना, 23 चौका 92। मोल प्रति किलोग्राम है। ये नहीं आता इसका आंसर, ये आता इस टाइम कंबल इस टाइम का कहाँ है यार? तो सोच, खुद भी सोच लेता, तुझे लग रहा था मैं इतना मजा मारने दूंगा तुझे। अब हम फॉर्मेलिटी बढ़ाएंगे। फॉर्मेलिटी मतलब फॉर्मलता, यह भी विलन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि। लेकिन फॉर्मलता को पढ़ने के बावजूद ना तुम ऐसा लगता हुआ दिखाई देगा कि यार हमने कहीं पढ़ा। बोल 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 बोल। अब हम फॉर्मलता बढ़ेंगे। फॉर्मलता को फॉर्मेलिटी कहते हैं। आ जाओ। FORMALTY, फॉर्मेलिटी हिंदी में क्या कहते हैं? फॉर्मलता। फॉर्मलता और फॉर्मल, जिस तरह मोलरता पढ़ रहे थे ना इस तरह फॉर्मलता, जिस तरह मोलरता पढ़ रहे थे इस तरह फॉर्मलता। शुद्ध बताऊंगा पहले मैं, उसकी वजह से परिभाषा बताऊंगा। एक ही बार बताऊंगा मुझे, क्योंकि बहुत आगे आ चुके हैं ना मुझे। जैसे मानूंगा एक बार के में तो तुरंत समझ जाओगे, फिर तुरंत सुन लूंगा मैं इसको। ठीक, डंडा रखा हुआ है इसी। ठीक, चलो। फॉर्मलता तो समझ लीजिए फॉर्मलता है क्या? विलियन की फॉर्मलता। ये फॉर्मलता, फॉर्मलता बराबर सूत्रों विलेय पदार्थ। विलेय कौन सा पदार्थ हो? जो विलेय के अंदर घोला जा, जो कम मात्रा में उपस्थित हो। विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। ग्राम सूत्र में भारों की संख्या। ये क्या वो अलग बात है, मुझे पढ़ना तो सीख ही जाओ। विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र में भारों की संख्या। कितनी सुंदर राइटिंग हो रही है ना मेरी। बटे विलेय का आयतन। विलेय का आयतन परिभाषा कैसे बनेगी? इसी सूत्र से परिभाषा बनेगी जो यहाँ लिखी जाएगी इसकी हेडिंग में। पेपर में आ गए हो? क्योंकि आजकल हम विलेय की सांद्रता ज्ञात करने की अभी एक विधि, आजकल हम इसे यूज में नहीं लेते। अभी भी थोड़ी बातों को समझ में आएगा क्यों नहीं यूज में लेते ये बात, क्योंकि फॉर्मलता नॉर्मल, फॉर्मलता में और जो मोलरता में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों का सूत्र सेम है, इसलिए फॉर्मलता को डिनाई कर दिया गया। समझ बात है? वैसे इसे आयनिक यौगिक के लिए यूज करते थे, अब ना बस हम विलेय की सांद्रता ना ज्ञात करने के लिए हम मोलरता का ही प्रयोग कर लेते हैं, तो फॉर्मलता का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ, समझ में आई बात है तो समझ लो। पढ़ा रहे यार। विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र में भारों की संख्या, ये कुछ नहीं है, ये ड्रामा, ये तुम बकवास, ये तो कंफ्यूज करने के लिए। आसान बताऊं क्या है? पदार्थ के मोलों की संख्या है। सही बात है, ये ऊपर लिखा हुआ ये पदार्थ के मोलों की संख्या, नीचे विलेय का आयतन है। आयतन, और जो विलेय का आयतन है ना उसे V से प्रदर्शित करते हैं। और मोलरता में भी तो यही पढ़ा था ना, पदार्थ के मोलों की संख्या बटे में विलेय का आयतन। तो फॉर्मलता और मोलरता में कोई अंतर नहीं है। इट हैज नो डिफरेंस, फॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। ओके गाइस, इट हैज नो डिफरेंस, मोलरिटी एंड फॉर्मलिटी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। तो फिर बनाई क्यों गई? क्योंकि इसे हम आयनिक यौगिक के लिए प्रयोग करते थे। अब तुम समझ मांगे आयनिक यौगिक कौन से हो, ये भी नहीं पता आयनिक यौगिक कौन से हो।
आयनिक यौगिक में हो जो जिन्हें जल में डालते हैं और आसानी से घुल जाते हैं। उदाहरण ही बता दो, नमक जल में डाल लो आराम से घुल जाएगा प्यार के साथ, वो आयनिक यौगिक। नमक का सूत्र क्या हो, NaCl। इस तरह बहुत सारे पदार्थ हो जो जल में डालने पर आसानी से घुल जाते हैं, उन्हें बोलते हैं आयनिक यौगिक, जो अपने आयनों में टूट जाते हैं। समझ, जल में डालने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूलता का प्रयोग करते थे, लेकिन अब जब वहाँ भी हम मोलरता का ही प्रयोग कर लेते हैं, क्या होगा, इसकी आवाज आ रही, फोन करी से गरीब परेशान कर रहा है, अभी तो कह रही थी फॉर्मूलता। अब इसका मतलब क्या हो समझ रहे, इसका मतलब क्या हो, फॉर्मूलता को एफ से डिनोट करते हैं। लेकिन यूं सवाल में इसे मोलरता को, इसे पदार्थ के मोलों की संख्या, ग्राम सूत्र में भारत की संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं। विलयन का इतने वी से लिखेंगे। ये तुम जानते हो पदार्थ के मोलों की संख्या निकालने का सूत्र हो भार बटे अनुभार, भार बटे अणुभार। अब रख दो यहाँ से एफ बराबर भार बटे में कितना अणुभार बटे में कितना वी, इसे नीचे टेक दो, यहाँ जाएगा एफ बराबर डब्लू बटे में एम गुणा में वी का मान है लीटर में, लीटर में हुआ तो इस सूत्र का प्रयोग करोगे, अगर मिलीलीटर में हुआ तो क्या प्रयोग करोगे वो भी समझ लो। एफ बराबर डब्लू बटे एम गुणा वी ml गुणा 1000। तो इसमें अंतर क्या है, मोलरता का ये सूत्र, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, घंटा चिल्ला चिल्ला आजकल फॉर्मूलता को यूज में नहीं लेते हैं। जब विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी हो तो फॉर्मूलता का प्रयोग नहीं करते आजकल, ठीक है, इसे डिनाई कर दिया गया, आजकल इसे छोड़ दिया गया, इसे पेपर में भी पूछता है, आज तक पेपर में सवाल नहीं पूछा फॉर्मूलता का, लेकिन पढ़ता हूँ इसे, पता तो होना चाहिए ऐसे कुछ पीस था दुनिया में, समझ बात क्या, किसी चीज़ से छोड़ दिया गया, ठीक, तो टीचर भी नहीं पढ़ाते सर, लेकिन पढ़ा दूँ से फिर भी समझ में आया बात है। परिभाषा क्या लिखी, परिभाषा लिखेंगे विलयन के अकेले ट्रायतन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को ही विलयन की फॉर्मूलता कहते हैं, इसे आपसे प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रयोग आयनिक यौगिकों की मोलरता ज्ञात करने के लिए किया जाता है, आयनिक यौगिकों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग आयनिक यौगिकों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, लास्ट बार बता रहा हूँ, अब नहीं बताने का। विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, नीचे चीज को एक कर देना, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को ही विलयन की फॉर्मूलता कहते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रयोग आयनिक यौगिकों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग, इसका किसका, फॉर्मूलता का, आयनिक यौगिकों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए करते हैं। बता, दिल की बात आएगी। आयनिक यौगिकों की सांद्रता, हाँ बात समझ आई है, जो मैंने परिभाषा बताई ना तुम खुद ही बताई, उस परिभाषा को यहाँ लिखना और यहाँ तक का सारा डाटा उतार देना, उतारो भी। यहाँ तो उतार लिया, ये किसका सूत्र, किसका, मोलरता का आयो, मोलरता का सूत्र नहीं आया, अभी तो बताया कि मोलरता में फॉर्मूलता में कोई अंतर नहीं है, किसका सूत्र है, फॉर्मूलता का सूत्र नहीं आएगा, ये फॉर्मूलता का सूत्र लिख रखा है, यहाँ से लेकर रखा है, किसका सूत्र है, इसे कहते हैं तेजपन, ठीक है। नोट लिखो, NOT नोट, नोट नंबर 1, सूत्र लिख लिया तुमने, नोट नंबर 1 लिखो, इसके अंदर ये बातें लिखवा देता हूँ, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें लिखो। पहले नोट नंबर 1 में लिखो आयनिक यौगिक, हेडिंग बनाना आयनिक यौगिक, इसे लिखते हैं आयनिक यौगिक हो क्या है, लिखो वे यौगिक जो जल में डालने पर जल्दी घुल जाते हैं, वे यौगिक जो जल में डालने पर जल्दी घुल जाते हैं, जैसे NaCl, H2SO4, CuSO4। क्या लिखा,
NaCl लिख लिया, कोमा H2SO4, कोमा CuSO4, कोमा K2SO4, डैश 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 ETC। नोट नंबर 2 लिखो, जब सूत्रभार व अणुभार समान होते हैं, जब सूत्रभार व अणुभार समान होते हैं तो मोलरता बन जाएगा प्रकार। जब सूत्रभार व अणुभार समान होते हैं, जब सूत्रभार व अणुभार समान होते हैं तो मोलरता और फॉर्मलता में कोई अंतर नहीं होता है। जब सूत्रभार व अणुभार समान होते हैं तो फॉर्मलता और मोलरता में कोई अंतर नहीं होता है। लिख दिया, कोई अंतर नहीं होता है। नोट नंबर 3 लिखो, ज्यादातर आजकल यौगिकों की सांद्रता को, ज्यादातर आजकल यौगिकों की सांद्रता को फॉर्मलता के बजाय मोलरता लिखकर ही व्यक्त करते हैं। फॉर्मलता की बजाय मोलरता लिखकर ही व्यक्त करते हैं। बात समझ आई है? ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं एक और नोट बताने जा रहा हूँ, बहुत गौर से समझना। जब विलय को हम विलायक में घोलते हैं, गौर से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम विलय को विलायक में घोलते हैं, किस में घोलते हैं? तो उसका हो जाए बहुलीकरण। क्या हो जा? यानी इसमें बहुत सारे अणु बन जा, उसे बोलते हैं बहुलीकरण। बहुत सारे अणु का मतलब है विलय को हमने विलायक है, इसमें विलय घोल दिया हमने लायक, तो बहुत सारे अणु बन जाएंगे, उसे कहेंगे इसका बहुलीकरण हो चुका। तो बहुलीकरण होने में पता क्या हो, जिसका अणुभार हो ना वो क्या तो दुगुना हो जाएगा, क्या तिगुना हो जाएगा, क्या तो 2 गुना हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। नोट में लिखो, नोट नंबर 4 में होगा कैसे, एग्जाम्पल भी देंगे। लिखो, जब कुछ विलय विलायक में घोले जाते हैं, जब कुछ विलय विलायक में घोले जाते हैं तब उनका बहुलीकरण हो जाता है। परिणाम स्वरूप उनका अणु द्वितीय तृतीय बन जाता है। परिणाम स्वरूप उनका अणु द्वितीय तृतीय बन जाता है। लिख लिया? अर्थात इसका मतलब लिखो, अर्थात इस स्थिति में सूत्रभार अणुभार का 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। सूत्रभार अणुभार का
अनुभार का 2 गुना 3 गुना हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, CH3 देखो, CH3 COOH, इसका नाम बेंजोइक अम्ल, ये C6H5OH है, C6H5COOH, इसका नाम बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ऐसे हमने बोल दिया बेंजीन में, बेंजीन का सूत्र हो C6H6, तो इसका दुगुना अनुमना लगा, जैसे इसमें से बोल रहे ना तो तुरंत इसका सूत्र बदल जाएगा, बदलने पता क्या, C6H5COOH, इसका 2 पावर हो जाएगी, दुगुना हो जाएगा इसका, दुगुना होने का मतलब इसका जो अनुभार होगा ना उसकी कैसे गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, इसका जो अनुभार होगा कैसे गुना कर देंगे, 2 से। लिखो जैसे, पहले सूत्र लिखो, सूत्र भार बराबर अनुभार गुणा 2 या थे 3, या तो 2 गुना होगा 3 गुना होगा, सूत्र भार बराबर अनुभार गुणा 2 गुना 3, 2 या 3, यह इस डंडे का नाम यह, क्या तो 2 गुना होगा या 3 गुना होगा। पता लग रहा है क्या हो रहा है, विलय को क्या में गोड़ ले, विलायक में, किसे गोड़ ले, विलय को, किस में गोड़ ले, विलायक में। उदाहरण ये कौन सा अम्ल, बेंजोइक अम्ल, किस में घोल रहे, बेंजीन में, तो बेंजीन में घोलने पर क्या कितना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना, 2 गुना, ये 3 गुना भी हो सकता है, समझ नहीं बात है। तो निर्भर करो कोई किस में घोल रहे, तो क्या तो 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, उसके अनुभार का 2 गुना हो जाएगा। लिखो जैसे बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, जैसे बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल का सूत्र लिखो ब्रैकेट में, उसके लिख दे सूत्र, बेंजोइक अम्ल का सूत्र लिखो ब्रैकेट में, ब्रैकेट बंद कर दो, बेंजीन में घोला जाता है, बेंजोइक अम्ल बेंजीन में घोला जाता है, बेंजीन का क्या सूत्र है, C6H6, उसके ब्रैकेट में लिखो, जैसे बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में घोला जाता है तो वह द्वितीय अणु बना लेता है, तो वह द्वितीय अणु बना लेता है। देखो जब इसका अनुभार निकाल लेंगे ना तो आगा 122, लेकिन हमने इसे क्या में घोल दिया, बेंजीन में, तो उसके जो अनुभार है, अब इसका सूत्रभार, सूत्रभार कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना, वो मैंने इधर लिखवाया तुम, जो C6H5 और COOH है ना, इसका जो सूत्रभार हो जाएगा, इसका जो सूत्रभार हो जाएगा ना वो 122 का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना, सही, तो मतलब 2 गुना कर देंगे, कितने बैठेगा, 244, नोट कर लो, ऐसे 2 गुना नोट कर लो। अब फॉर्मूला के ऊपर एक न्यूमेरिकल देने जा रहा हूं, दिल की बात आएगी ना जुबान पर कभी, तुमको तो लोगे पर बोल न पाओगे, चले चले भैया, कोई ना दिक्कत हो, नहीं दिक्कत हो, ठीक हो। चलो एक सवाल दे रहा हूँ फॉर्मूला के ऊपर, W का मान भी दूंगा, इसका भी दूंगा, इसका मान दूंगा मिलीलीटर में, तीनों का मान मिलेगा, फॉर्मूला निकाल कर दिखाने। अभी सवाल लिखो, लिखो बेंजोइक अम्ल के, बेंजोइक अम्ल के 12.2 ग्राम को, बेंजोइक अम्ल के 12.2 ग्राम को 12.2 ग्राम को 200 ml बेंजीन में घोला जाता है, 200 ml बेंजीन में घोला जाता है, 200 ml बेंजीन में घोला जाता है, लिख दिया।
विलेन की फॉर्मूलता याद करो, करो विलेन की फॉर्मूलता याद करो, करो 2 मिनट है तुम्हारे पास। मतलब इतना आसान सवाल दिया तुम, 2 मिनट तुम्हें करने की थी, तुमने हमारी जिंदगी खराब कर रख दी। अनुभार 244 रखा था। क्वेश्चन देखो कितना मस्त क्वेश्चन था, कितना प्यारा क्वेश्चन था यार। फॉर्मूलता का डब्ल्यू का मान बताओ कितना था, स्मॉल डब्ल्यू का विले का भार कितना, 12.2 गुड मॉर्निंग। उसके बाद डब्ल्यू का मान, कैपिटल डब्ल्यू का, तो आयतन का मान बता दो चलो 200। चलो एम का मान बता दो, अनुभार पता लगे 244 क्यों रखा है, दुगुना हो जा। एम का मान 244, वैसे तो 122 था लेकिन दुगुना होगा, बेंजीन में डाल तो ही। सूत्रम हमारे पास हम हैं एम बराबर स्मॉल डब्लू बटे एम गुणा में कितना वी गुणा में कितना 1000। एम बराबर में स्मॉल डब्लू का मान कितना 12.2 ग्राम पूरे के बटे एम, एम का मान कितना 244 गुणा वी का मान कितना 200 ml। सुधर जा, गुणा में कितना 1000, 2 जीरो दो, 2 जीरो कटिंगो, 2 तो से कटिंगो 5 पॉइंट हटाई, जीरो बढ़ा ली, ये तो पता ही होगा। 122 दूनी 244, 122 ही कम 122, 122 दूनी 244, 2 2 2 से हम 5 ही कम 5 दूनी 10, कितना बैठेगा। ठीक है रहा है, इस लड़की ने शायद गलत कर रखा जिसकी मेरे पास नहीं है। अच्छा 2000 लग रखा है, तो 0.25 ml, 0.25 मात्रा में मात्रा क्या होगा, मात्रा वही मोल प्रति लीटर होगा क्या, ये सही आंसर जिसका आ रहा था, यही इसका आंसर था। कोई दिक्कत कर ले तुमने, तो कर लेगा तो उतार ले, क्या दिक्कत हो रही है, उतारो अपना टोपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंसेप्ट का पहला पॉइंट क्या है, अब हम जो समझने वाले बहुत गौर से समझना, बहुत प्यार के साथ। नया टॉपिक स्टार्ट है केमिस्ट्री में, समझ नहीं बात है। एक हफ्ते का, अगले एक हफ्ते के अंदर ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, 4-5 दिन लेगा और चैप्टर ही, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर था, समझ बात है, मैंने बहुत आराम से प्यार के साथ खत्म करवाया। इसे क्या तो बाद में कर लेगी क्या, वैसे ही नहीं इस उम्र में तो यही हाल हो तेरी ने, सच में ही। अरे रहने दो क्या है, राज खुल जाएंगे। ठीक चलो, अब हम यहाँ HCl, इसका पता होना चाहिए HCl का अणुभार कितना हो, अब तो याद हो जाना चाहिए HCl का अणुभार कितना हो। चलो HCl का अणुभार भाई सही करो भाई 36 पॉइंट, ये बात पता लग चुकी होगी तुम्हें कैसा है, इसमें किसी को बताना तो नहीं, सबको पता होगा। ठीक, दूसरे नंबर का इसका जो अणुभार होगा, इसका दूसरे नंबर का H2SO4 का अणुभार बताओ चलो, अणुभार कितना बैठेगा, देखो याद करवा दे, नहीं करवाती है, अरे एग्जाम आना धर्म निकालने नहीं आ रहे थे, अब तुम्हारे याद होगी, इसलिए कहते हैं खेल प्रैक्टिस का। सही बात है, प्रैक्टिस करोगे तो कहीं पहुंच जाओगे। अक्षय कुमार तो आज भी 25 किलोमीटर दौड़ा, सिर में दर्द थोड़ा ही है उसके, अपनी बॉडी फिटनेस करना है ना, जब तो हीरो दिखाई देगा। तीसरे नंबर पर चले जाओ, दौड़ना नहीं पढ़ना। H2SO4 के बाद है NaCl, अब NaCl का अणुभार डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए तुम्हें, याद नहीं है 58.5 क्या होगा, NaOH याद आ रहा है, क्या ले NaOH, NaOH का जो अणुभार वो कितना 40, कितना याद होने चाहिए, डायरेक्ट ही है, इससे क्या होगा तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। समझ बात क्या, तुम्हारा नाश्ता नहीं रास्ता, नाश्ता नहीं मिलने वाला अभी भूल जाओ नाश्ता। ये एक कंसेप्ट, और एक कंसेप्ट के अंदर ना ये सारे पॉइंट याद रहने चाहिए। 5वां कंसेप्ट इसका टाइप ए का,
पांचवा कंसेप्ट में एक और क्या रखना, Na2CO3 का अणुभार कितना बता सकोगे? Na2CO3 का अणुभार मुझे याद नहीं है, देख लेना, 106 आ गया, ठीक है, चेक कर लेना, समझ बात है, चेक कर लेना जरूर, फिर भी मेरे को विश्वास मत करना। ओके राजू, इससे क्या होगा, तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा, निकालने में टाइम खराब होगा, इससे बड़े चुपचाप याद कर लो। देख ले, मैंने करा सच में, देख लो, बदतमीज हो रहा था, देख, दिल की बात आएगी, है नहीं? एक और C2H5OH का अणुभार कितना, इसका अणुभार पक्का श्योर हो? 32 है इसका, 46 इसका यार, जब तो मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था, कहीं ना मिस्टेक है। ये 5-6 अणुभार याद रखो, काम हो जाएगा, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5-6 अणुभार याद रखो, फटाफट फटाफट में पूछो कि उसका कितना, Na2CO3 106, C2H5 का 46, इसका मैं पूछूँ तो मैं NaOH का 40, NaCl का 58.5, HCl का 36.5, उसके बाद H2SO4 का अणुभार 98, फटाफट आंसर निकल लेगा फटाफट। समझ में आया बात है? जितने भी सवाल बोर्ड पर करवाए जाना, उनकी प्रैक्टिस स्वयं करनी, घर बैठ कर ना बड़े इत्मीनान के साथ निकालना, ये सवाल मुझसे आना चाहिए, दिस इज केमिस्ट्री और ये दिस इज न्यूमेरिकल, और ये मेरे पास आना चाहिए, समझ ये बात है, ठीक। चलो अब क्या समझने वाले, जो पदार्थ हो ना, पदार्थ केमिस्ट्री में जो पदार्थ हो वो 3 ही प्रकार का होगा, पदार्थ 3 प्रकार के हों, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर जो पदार्थ हो ना, कितने प्रकार के हों, 3 प्रकार के। आधार समझते हो, पदार्थ की वैसे 3 अवस्थाएं भी हो, लेकिन कोई भी पदार्थ हो ना, पूरे दिन में जितने पदार्थ हो 3 पदार्थ हो सकते, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर। ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या बला, ये भी समझेंगे। जो पदार्थ हो ना, पदार्थ में 3 प्रकार, बी कंसेप्ट आ लिया हमारा। जो कंसेप्ट मैं यहाँ समझाऊंगा ना, वो आगे पूरे चैप्टर को मजबूत बना देगा, जो मैं बहुत आराम से समझाता हूँ, बहुत प्यार के साथ, जिन्हें कभी पढ़ा भी नहीं उन्होंने, वो भी बहुत आराम से पढ़ लेगा। समझ बात, मैंने इतने वीडियो भी इतने सरल तरीके से समझा रखे हैं, बहुत आराम से समझा रखे हैं, जिसको कुछ नहीं आता ना वो भी आराम से समझ लेगा। समझ बात है, कुछ भी नहीं आता, इतने आराम से मैं क्लास समझ ले रहा हूँ बहुत प्यार के साथ। और पढ़ना भी ऐसे ही चाहिए, कम पढ़ो, 2 चैप्टर छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, लेकिन जितने भी पढ़ो ना बहुत तसल्ली के साथ, कहीं भी खड़े को डंके की चोट पका सको, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, ऐसे पढ़ाना चाहिए, समझ गए, जिसमें गहरी समझ हो। दूसरे नंबर पर चलो, बी पॉइंट पर, तो हम समझेंगे जो पदार्थ हो ना, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो, लेकिन पदार्थ 3 प्रकार के हो। केमिस्ट्री में जो पदार्थ हो, पदार्थ के प्रकार हो 3, पदार्थ के कितने प्रकार हो, 3। अब 3 प्रकार का मतलब किसके आधार पर, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर। अगर मैंने आधार बदल दिया ना तो इस पदार्थ ही बदल जाएंगे तुरंत। सही बात है, मैं कहने लगा चालकता के आधार पर पदार्थ को बताओ, तो तुरंत जैसे आधार चेंज तो पदार्थ भी चेंज हो जाएंगे तुरंत। समझ बात है, ठीक। तो हम कह रहे हैं पदार्थ है ना, पदार्थ के प्रकार 3 प्रकार के हों, किसके, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन H+ आयन हो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर, आयन की सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर। इसका मतलब क्या है, सभी समझेंगे कि किसके आधार पर, कि उसके अंदर हाइड्रोजन है नहीं है। अगर हाइड्रोजन हुआ उसके अंदर तो एसिड कहलाएगा, एसिड का मतलब अम्ल। अगर उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं हुआ ना, हाइड्रोक्साइड आयन हुआ या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हुई, तो समझो बेस कहलाएगा, अक्षार कहलाएगा, अक्षार। उसके अंदर हाइड्रोजन आयन हुआ ही नहीं, ना हाइड्रोजन आयन है ना हाइड्रोक्साइड आयन हुआ, तो फिर अम्ल कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो पदार्थ कितने प्रकार के होंगे, 3, एक तो अम्ल होगा, एक अक्षार होगा, एक क्या होगा, लवण होगा, ठीक। तो हम पहचानते हैं पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। आ जाओ, पदार्थ को हम 3 प्रकारों में 3 भागों में बांट लेते हैं। चलो जैसे 3 भागों में बांट लेते, पहले नंबर का जाओ, फिर दूसरे नंबर का जाओ, फिर जाओ तीसरे नंबर वाले को। जो पहले वाला नंबर वाला होगा उसका नाम पता क्या है, पदार्थ की 3 पहले नंबर वाला होगा उसका नाम है अम्ल। क्या उसका, अम्ल। अम्लों क्या कहते हैं, एसिड। दूसरे नंबर का उसका नाम है बेस, केस नहीं है, बेस। हिंदी में क्या कहते हैं, क्षार, अक्षार भी से बोलते हैं, ठीक।
तीसरे नंबर पर कुछ बच्चे ऐसे लिखो क्षार, कुछ बच्चे ऐसे लिखो क्षार, सही गलत? पढ़कर दिखाइए क्या है, अरे क्या है, पढ़ो तो क्षारी सा अक्षर, तो ये सही है, ये सही है, कैसे पता? क्योंकि देखा आज तक वो देखा ही नहीं, समझ नहीं बात है, बोलने में तो वो भी सही है, गलत नहीं है वो भी। तीसरे नंबर का लवण, लवण को बोलते हैं साल्ट, कहते नहीं दुकान में दूसरा साल्ट, दूसरा साल्ट, साल्ट का मतलब अलग लवण है इसके अंदर, दवाई का दूसरा साल्ट है, दूसरा साल्ट, डॉक्टर करेगा इस तरह की बात। अच्छा, बात करेंगे, पहले अम्ल जानते हैं कौन कौन से हो, इसके उदाहरण जानते हैं, बहुत सारे अम्लों के नाम भी लिखेंगे, ठीक। लेकिन सवाल कैसे पहचानोगे अम्ल हो, सवाल कैसे पहचानोगे क्षार हो? मानो मैंने तुम्हारे सामने 3-4 पदार्थ का नाम लिख दिया, पूछा ये क्या बला भाई जी, ये अम्ल अक्षार लवण, अभी मैंने तुम पहचान लिया, तुम्हारे सामने लिख दिया C2H5OH, अम्ल क्षार है लवण। मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया HCl, क्षार अम्ल लवण। मैंने कहा तुम्हारे सामने लिख दिया NaCl, ये क्या है? मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया HOH, ये क्या है? H2O, अभी लवण होगा, वो दिल तो लग रहा है, दिल तो लगाओ तो लवण, दिल तो लगाओ तो क्षार, दिल तो लगाओ तो पता ही नहीं ना, किसी पता ही नहीं डिफरेंस क्या है। अम्ल में अक्षार और लवण चैप्टर का पूरा नाम है, अम्ल अक्षार लवण चैप्टर के 10वीं क्लास में 2 चैप्टर का नाम यही है। कैसे पहचानोगे एसिड? अगर उसके सूत्र के अंदर तुम्हें HH दिखाई दे रहा है, केवल हाइड्रोजन आयन दिखाई दे रहा है, तो अम्ल होगा। देखो उसके अंदर देखो, केवल H है ना, पक्की बात अम्ल है। अब वैसे भी इसका नाम देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाम में ही आ रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके अंदर H नहीं है ना OH आ रहा, तो लवण क्या है? पहचानने का सीधा साधा तरीका, सिंपल तरीका, इसके अंदर OH भी आ रहा है, इसका मतलब क्षार का काम करोगे, अब बाकी में क्षार है, OH आ रहा, जिसमें OH आएगा वो क्षार होगा, क्या होगा? ना OH है ना H है, वो लवण होगा। पहचान लोगे? अब लिखेंगे हम, देखा भी तुम आसान नहीं तो पहचान लोगे, झंझट ही खत्म। ओके चलो जाओ, सबसे पहले वाले लवण का नाम लिख रहा हूँ मैं, अम्ल का नाम, उसका नाम है HCl, और HCl का नाम बताओ क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है उसका? यहाँ पर राइट छोड़ दे तुम्हारे लिए, होमवर्क तुम्हारा अभी लिखना नहीं, ट्यूशन वर्क, यो TW कौन सा ट्यूशन वर्क अभी करना है। दूसरा एक और अम्ल का नाम बताने जा रहा हूँ, इसका देखो, इसके अंदर H नहीं आया केवल, अच्छा तो अम्ल होगा, पक्की बात अम्ल होगा। H2SO4, इसके अंदर H है, हाँ है, हाइड्रोजन आयन, आधे में कहेंगे वो भी तो है, अरे OH कहा था मैंने इकट्ठा होना चाहिए, OH इकट्ठा होगा तो फिर क्षार होगा, आधे जबरदस्ती को घुसाने की कोशिश करें। इसका नाम बता दो क्या H2SO4 का? सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके ब्राइट में इसका नाम लेना, सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब भी है, गंधक भी वैसे कहते हैं, गंधक, गंदगी नहीं है गंधक। इसका नाम बताओ क्या बैठेगा? CH3COOH, इसमें तो OH है, OH तो क्या होना चाहिए, लेकिन इसका नाम एसिटिक अम्ल नाम में, लेकिन इसलिए तो कहता हूँ मैं, जल में घोलने पर ना इतना लगोगा, इतना लगोगा, इसलिए इसमें HOH नहीं है। जब इसे जल में डाल लेंगे ना सर एसिटिक अम्ल को, तो इतना इतना पोर्शन बाहर भाग जाएगा, क्या बच जाएगा? केवल H। तो अम्ल क्या हो? अम्ल वे पदार्थ 10वीं क्लास में पढ़ा था, जो जल में घोलने को H+ आयन देते हैं, जो H+ आयन देगा, इसमें भी H+ आयन देगा, SO4 अलग निकल जाएगा, H2 अलग निकल जाएगा, H अलग निकल जाएगा, C अलग निकल जाएगा जल में घोलने पर। तो कोई पूछा अम्ल क्या हो? अम्ल वे पदार्थ हो जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। बात समझ में आई है? वही अम्ल कहलावा। नुनिया किसमें OH को गया भाड़ में, जल में घोलेंगे तो H अलग निकलेगा, इसमें तो बात समझ आई, वो हो अम्ल। इसलिए तो 10वीं क्लास में अम्ल पढ़ाया जा, चैप्टर का नाम अम्ल क्षार लवण क्या हो, बात पता लग गई। अम्ल कौन कौन से, इसका नाम पता है? एसिटिक अम्ल, सिरका, नाम लिखना भी, ये ट्यूशन वर्क अभी करना है, ट्यूशन वर्क। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल भी नाम लिखना इसका, और सिरका भी लिखना इसका नाम, लिख लोगे? इतनी बात बताओ। एक आधे और अम्ल का नाम बताने जा रहा हूँ मैं, उसका नाम चौथे नंबर पर, उसका नाम है HNO3, नाम बता सको उसका नाम है? इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है उसका? नाइट्रिक अम्ल। 5वें नंबर पर जाओ, इसका नाम देखो H2CO3, इसका नाम बताओ क्या है? इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल।
कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। और ये अम्ल पता कहाँ पाया जा, जल के अंदर पाया जा कभी कभी, जो शुद्ध जल हो। छठे नंबर पर जाओ, एक का नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल क्या नाम है, ऑक्जेलिक अम्ल, ये भी समझ लो, H2C2O4, H2 दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, देखो कितने हो गए, 5 हो गए ना, क्या है H2C2, ये आगे पीछे करके लिख दो, उसके बाद O4, ये इसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। ले है वो ऑक्जेलिक अम्ल। 7वें नंबर का जाओ, ये लास्ट अम्ल, इतने अम्ल के नाम पता होना चाहिए, ये सारे अम्ल वे हैं जो अब मैं क्लास में यूज करूंगा। पूछो ऑक्जेलिक अम्ल का क्या सूत्र हो जी, फलाना, ठीक। 7 हो गया। 7वें नंबर का देखो, 7वें नंबर का एक और है, उसका नाम एथेनोइक अम्ल, क्या नाम है, ये बेंजोइक अम्ल, एक और बेंजोइक अम्ल लिखो पहले, एथेनोइक अम्ल तो मैंने लिख दिया, क्यों एथेनोइक अम्ल लियो, इसका नाम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक, हाँ एथेनोइक अम्ल। एक बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल का सूत्र हो C6H5COOH, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। ठीक, इसे नोट करो, फिर मैं क्षार बता रहा हूँ बहुत सारे, इनके सबके नाम लिखो। चलो अब अक्षार के कुछ नाम लिखवाने जा रहा हूँ, बताओ एक आधा तुम्हारे दिमाग में क्षार आ रहा हो। NaOH पहले नंबर का, इसका नाम बताओ क्या है, जिसमें OH दिख गया ना वो एक क्षार है। जल में घोले जाने पर ना अक्षार ऐसे बता दो जो जल में घोले जाने पर OH आयन देते हैं, जल में घोल दो OH बाहर निकल जाएगा। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का उल्टा, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, लिखना इसका नाम ही। तीसरा एक और मैं बताने जा रहा हूँ तुम, उस पदार्थ का नाम KOH, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, के का नाम पोटेशियम, OH का नाम हाइड्रोक्साइड, जल में घोले जाने पर OH आयन देते हैं, बाद में लिख लो, पहले नाम लिखना समझ लो पहले से। इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना लिखना इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम, ठीक, ये तो जानते होंगे। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ये क्या, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पूछो अक्षार क्या हो, वे पदार्थ हो जिन्हें जल में डाल दिया OH आयन आराम से निकल जाएगा उसके अंदर का, ठीक। एक आधे पदार्थ का नाम और बताओ, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। 5वें नंबर पर जाओ, 5वें नंबर पर अक्षार, और देखो अक्षार कौन कौन से होंगे, Al2OH का होल थ्राइस, Al2OH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, Al2OH का होल थ्राइस, इसका नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है इसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर का नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिख दोगे सबके नाम इनके, ठीक। 6ठे नंबर का एक और देखो, बताओ कोई, CH3OH, CH3, इसका नाम क्या है, इसका नाम मेथेनॉल, कौन सा नोड, कौन सा नोड, मेथेनॉल। 7वें नंबर पर एक और कौन सा बता रही थी, C2H5OH, इसका नाम है एथिल एल्कोहल, एथेनॉल भी कहते थे सर, कौन सा नोड, कौन सा नोड, 6, 7, 8, एक आध और बताओ, CH3COOH हो रहेगा, अभी बताया अमल, 1 घंटे तक इसे बहस करी मैंने, सिर का एसिटिक अमल, उठ जा। CuOH का ऑल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक। इनके सबके नाम लिखो, सूत्र लिखो, नाम भी लिखो, चलो आंतरिक खुशी हो रही है ना, चलो जाओ, कुछ भी कहाँ से गिरी, तो कुछ भी ना, तो H हो ना OH हो तो लवण कहलाएगा वो, साल्ट, ठीक, कहते नहीं थारा साल्ट ही बेकार है, साल्ट होने का मतलब खराब होने का मतलब लवण खराब हो, ठीक।
लवण का बहुत बड़ा काम है जिंदगी में। तुम जितना भी इंसान बैठा हुआ सबको लवण की जरूरत है। नमक खाते रहे, नमकीनी चीज। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। एक आधे लवण का नाम बताओ, जैसे NaCl, सबको पता है NaCl का नाम, सोडियम क्लोराइड। Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक ना, तो HO ना OH। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक और CaCO3, CaCO3, इसका नाम है मार्बल, मार्बल। और ऊपर वाला धवन सोडा भी है, धवन सोडा। ये ऊपर वाले का नाम है नमक, नमक। ठीक, नाम लिखने सारे भी। CaCO3 का नाम क्या है? मार्बल, मार्बल। कोई दिक्कत? इसका नाम बताना क्या बैठेगा? K2SO4। ना तो H है ना OH है, तो क्या क्या लगा? सोल्ट क्या लगा? लवण क्या लगा? इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। क्या नाम है? MgSO4। इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फास है, मैग्नीशियम सल्फेट, छठे नंबर का। इसका बताना, इसका नाम क्या बैठेगा? CaSO4। बताओ। कैल्शियम सल्फास सल्फेट। इसका नाम बताना क्या बैठेगा? H2O। शर्म नहीं है इसका नाम बताते हो, ये लवण में काउंट हो, ठीक, काय में काउंट हो? लवण में। आधे नुकाएंगे इसमें H भी है, OH एक साथ दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा, H एक साथ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखने का, तो इसे ना, इसे लवण में काउंट करके चलो। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? इनके भी नाम लिखो। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम कल को अपनी कहानी आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, अपने टॉपिक पढ़ाएंगे, कल को नॉर्मल तक पढ़ाएंगे।